जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज में जो है कि क्लास 9th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो आज हम जो हैं आप सबको चैप्टर नंबर कहाँ तक 4 तक बता दिए। यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है क्या चीज, किसान राजा और लड़ाई, यानी कि किसान राजा और लड़ाई जो सब हुआ है उस सब का इसमें ऑब्जेक्टिव रूप से क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप सबको लाइक करने में कोई 1 रुपया भी नहीं लगता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या है चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है किसान राजा और लड़ाइयाँ। तो चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पहला प्रश्न कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत। तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत किया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। कौन चीज? अस्थाई बंदोबस्त। ठीक। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली में कर वसूली की जिम्मेदारी किसकी थी। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जब लागू किया था तो इसमें कर जो यानी कि टैक्स जो लेता था किससे? जनता से। कौन वसूलता था? तो इसमें कौन वसूलता था? अस्थाई बंदोबस्त में कर वसूलने का किसका जिम्मेवारी था? किसका जिम्मेवारी था? तो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारी यानी कि जमींदार का जो है कि कर वसूलने का क्या था? जिम्मेवारी दिया था। अंग्रेज जो है, अंग्रेज क्या करता था कि किसी एक आदमी को जमीन दे दिया बहुत सारा, उसके बाद वह एक आदमी जो है कि किसान को, छोटे छोटे किसानों को जमीन बांट देता था। उसके बाद जब टैक्स जब लेने के लिए आता था तो अंग्रेज सबके यहाँ नहीं जाता था मांगने के लिए, सिर्फ एक के यहाँ, किसके यहाँ? जिसको जमीन दिया है पूरा उसके यहाँ से जाता था, उसके यहाँ से टैक्स लेता था। और वह जो जिसके पास जिसका जमीन था वह जिसको दिया था उससे टैक्स लेता था। ठीक इस तरह से था। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली में कर वसूलने की जिम्मेवारी किसकी थी? तो किसकी थी? तो जमींदारों की, यानी जमींदार की थी। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रैयतवाड़ी प्रणाली मुख्यतः कहाँ लागू थी। क्या रैयतवाड़ी प्रणाली जो है मुख्यतः कहाँ लागू थी? मद्रास और बम्बई में, यानी कि मद्रास और बम्बई में लागू था। कहाँ था? रैयतवाड़ी प्रणाली मुख्यतः कहाँ लागू था? मद्रास और बम्बई में लागू था। ठीक। उसके बाद अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके बीच कर संबंध स्थापित करती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके किसके बीच कर संबंध स्थापित करता था। किसके किसके बीच? किसान और राज्य के बीच। क्या चीज? किसान और राज्य के बीच रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होता था। चलिए उसके बाद अगला अगला है कि महलवाड़ी, क्या जो महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी। क्या महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी? तो उत्तर भारत में। क्या उत्तर भारत में। उत्तर भारत अब किधर है? उत्तर भारत जो है कि क्या चीज, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उसके बाद पंजाब भी आ जाता है। यानी कि पंजाब का कुछ, पंजाब समझिए पंजाब किधर आ जाता है? पंजाब आ जाता है पश्चिम भारत में। लेकिन उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद उत्तराखंड, ये सब, हिमाचल प्रदेश, ये सब आता है उत्तर भारत में। ठीक। तो चलिए आगे 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 आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि महलवाड़ी शब्द का अर्थ क्या है। महलवाड़ी शब्द का अर्थ क्या है? महलवाड़ी शब्द का अर्थ है कि समूह या संपत्ति का समूह। समूह या संपत्ति का समूह मतलब क्या होता है? महलवाड़ी। समूह या संपत्ति का समूह क्या होता है? महलवाड़ी होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था उसमें रैयत शब्द का क्या अर्थ था। यानी कि रैयत शब्द का अर्थ है, तो क्या है रैयत शब्द का अर्थ? तो किसान है। रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है? किसान होता है। क्या होता है? रैयत शब्द का अर्थ किसान होता है। आगे चलिए, अस्थाई बंदोबस्त में क्या चीज? अस्थाई बंदोबस्त में सरकार, अस्थाई बंदोबस्त में सरकार को क्या नुकसान हुआ? अस्थाई बंदोबस्त जब था तो उसमें सरकार का क्या नुकसान हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त में सरकार को कम कर मिलता है। अंग्रेज को कम कर मिलता था। क्या चीज? कर जो है यानी कि टैक्स उसको कम मिलता था। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या चीज कि जमींदार कर न चुकाने पर क्या होता था। जमींदार जो था वह कर नहीं चुका पाया तो क्या होता था? क्या होता था? उनकी जमीन छीन ली जाती थी। यानी कि अगर जमींदार कर नहीं देगा सरकार को तो सरकार क्या करेगा? उससे जमीन छीन लेगा। क्या चीज करेगा? जमीन छीन लेगा। अब आगे चलिए आगे में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि
किस फसल को नगदी फसल कहा जाता है? क्या चीज? किस फसल को नगदी फसल कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कपास को। नहीं, कपास जो है कि एकदम नगदी फसल है। क्या चीज? कपास नगदी फसल होता है। उसके बाद ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार ने किस फसल को जबरदस्ती उगाने को कहा? यानी कि ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज किस फसल को जबरदस्ती उगाने को कहा? नील को। किसको कहा था? यानी कि अफीम या नील, यानी कि नील की खेती को भी जबरदस्ती करवाता था। लेकिन अफीम की, यहाँ ऑप्शन क्या? अफीम। तो अफीम की खेती को भी, अफीम की खेती को जबरदस्ती करवाता था। अफीम की खेती कहाँ होता था? ज़्यादातर बिहार में, बिहार के क्षेत्र में करवाता था। क्या अंग्रेज जो है कि बिहार के क्षेत्र में अफीम की खेती करवाता था। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि भारत में अफीम की खेती कहाँ होती थी? क्या भारत में अफीम की खेती कहाँ होती थी? बंगाल एवं बिहार में। कहाँ? बंगाल एवं बिहार में अफीम की खेती होती थी। अगला आगे है क्वेश्चन नंबर कहाँ? क्वेश्चन नंबर 14 में चीन में अफीम का व्यापार किसके द्वारा किया जाता था? कि चीन में अफीम का व्यापार किसके द्वारा किया जाता था? तो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? अंग्रेजों के द्वारा चीन में अफीम की व्यापार किया जाता था। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें कहता है कि बंगाल में नीला विद्रोह कब हुआ? कि बंगाल में नीला विद्रोह कब हुआ? तो कब हुआ बंगाल में नीला विद्रोह? 1859 में। कब हुआ? 1859 में नीला विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1859 में नीला विद्रोह होता है। कहाँ में? बंगाल में नीला विद्रोह 1859 में। कब? नीला विद्रोह 1859 में। ठीक, किसान नीला विद्रोह क्यों कर रहे थे? किसान जो कि नीला विद्रोह क्यों कर रहे थे? क्योंकि कहते हैं नील की जबरदस्ती खेती से परेशान था। नीला विद्रोह किसे समझ था? नील की खेती से। नील की खेती से, नील का जो खेती था जबरदस्ती करवाता था। यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, इसी को कहते हैं कि 3 कट्ठिया व्यवस्था। यानी कि 3 कट्ठा, यानी कि 20 में से 3/20, मतलब इसका क्या? 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा क्या करवाता था? नील की खेती करवाता था। क्या चीज करवाता था? नील की खेती करवाता था। इसीलिए नील की खेती किसे परेशान था? कौन? किसान परेशान था, इसलिए नीला विद्रोह हो गया। चलिए अब आगे कहता है कि नील की खेती कौन नियंत्रण करता था? नील की खेती को कौन नियंत्रण करता था? तो ब्रिटिश प्लांटर। कौन से? ब्रिटिश प्लांटर नियंत्रित करता था। देखिए, नील की खेती में सिर्फ जमीन लेता था, उस बुनता कौन था? सब अंग्रेज का ही अधिकारी, सब उसको उसमें खेती करता था। किसका? नील का। यानी कि ब्रिटिश का प्लांटर नियंत्रण करता था। उसके बाद है क्या चीज? नीला विद्रोह में किसान का साथ किसने दिया? नीला विद्रोह में किसान का साथ किसने दिया? तो बंगाली बुद्धिजीवी और अखबार है। बंगाली बुद्धिजीवी यानी कि बंगाल का जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग थे वह, और अखबार यानी कि अखबार पेपर में छपा, बड़ छपा उसको, तो दोनों साथ दिया। कौन? बंगाल के बुद्धिजीवी और अखबार ने साथ दिया। किसका साथ दिया? किसान का। अफीम की खेती में किसान को क्या दिक्कत होती थी? अफीम की खेती में किसान को क्या दिक्कत होती थी? तो देखिए क्या दिक्कत होती थी अफीम की खेती में? तो फसल पर कोई लाभ नहीं होता था। मतलब जो अफीम की खेती जो करता था उस पर किसान को कोई लाभ नहीं होता। क्या जी? किसान को फसल पर कोई लाभ नहीं होता था। यानी कि फसल पर लाभ का मतलब हुआ किसान को लाभ होता ही नहीं था, इसलिए नहीं बोना चाहता था। कौन? किसान। लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती करवाता था, अंग्रेज को सब फायदा होता था। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आगे है, अफीम किसानों को सरकार क्या जी? अफीम किसानों को सरकार क्यों देती थी? क्या जी? अफीम जो है सरकार, अफीम किसानों को सरकार क्यों देती थी? क्योंकि नकदी अग्रिम है। क्या जी? नकदी अग्रिम, नकदी अग्रिम नगद फसल है, इसलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि अंग्रेज अफीम को कहाँ निर्यात करते थे? कहाँ? चीन में करते थे। कहाँ करते थे? चीन में निर्यात करते थे। अंग्रेज अफीम को कहाँ निर्यात करते थे? चीन, यानी कि चीन भेजते थे। भारत से कहाँ भेजते थे? चीन। कहता है कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? क्या नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो दीन बंधु ने लिखा था। किसने लिखा? दीन बंधु ने लिखा था। दीन बंधु के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया था। किसके द्वारा? दीन बंधु के द्वारा नील दर्पण नाटक। उसके बाद नील की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती थी? नील की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती थी? किसमें होती थी? जलोढ़ मिट्टी में। नील की खेती जो है कि जलोढ़ मिट्टी में होती थी। नील की खेती कहाँ होती थी? जलोढ़ मिट्टी में होती थी। सब याद रखना है आपको। ठीक, अगला है कि अफीम उत्पादन का केंद्र कहाँ है? अफीम उत्पादन का केंद्र बिहार है। क्या जी? अफीम उत्पादन का केंद्र बिहार है। और अभी भी बिहार में क्या है? एकदम से पूरा दारू गांजा खूब बिकता है। दारू गांजा कानून के हिसाब से क्या है कि दारू गांजा बंद है, लेकिन क्या है? बिकता खूब है। क्या? बिकता खूब है अभी भी, वर्तमान में भी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अफीम की खेती में किस प्राणी का उपयोग होता था? मतलब किस प्राणी का उपयोग होता था? किसका होता था? ठेके की प्राणी का। क्या? ठेके यानी कि ठिक्का पर ले आता था। क्या? चलो ठिक्का पर लेके आता था, उस प्राणी का उपयोग होता था। अगला क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहता है कि किसान की खेती
क्या चीज, किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए क्या, किसान जो है नील की खेती, किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसमें जो कि लाभ ही नहीं होता था किसान को। क्या चीज, अफीम की खेती में लाभ ही नहीं होता था। क्या चीज, अरे फसल कम कम थी, फसल कम थी, मुनाफा नहीं होता था, जमीन खराब हो जाती थी, और मतलब सब कारण थे कि तीनों कारण है। क्या चीज, तीनों कारण है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे है, आगे कहता है कि अफीम व्यापार में सबसे अधिक लाभ किसको होता था, यह भी रिपीट है, किसको होता है, अंग्रेज को। क्या, अंग्रेज व्यापारी और सरकार, अंग्रेज व्यापारी और सरकार को होता है, अंग्रेज व्यापारी और सरकार को क्या होता था, सबसे ज्यादा लाभ होता था। ठीक, उसके बाद है, इस किसान विद्रोह का मुख्य कारण क्या है, किसान विद्रोह का मुख्य कारण क्या है, जबरदस्ती खेती, यानी किसान जो विद्रोह किया उसका मुख्य कारण क्या था, तो वह उससे जबरदस्ती खेती करवाता था, नील की खेती करवाता था, अफीम की खेती करवाता था, इसलिए किसान विद्रोह कर दिया। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को उतना ही सताना आवश्यक होता है, या सताना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब सताता है तो उसको उतना ही सताना चाहिए कि वो अपना कुछ, क्या उसका कुछ अस्तित्व रहे। अगर उसका अस्तित्व मिटने पर आ जाए तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है वह व्यक्ति। तो चलिए अब आगे देखिए, अफीम नीति का विरोध किसने किया, अफीम नीति का विरोध किसने किया, सभी, यानी कि बुद्धिजीवी लोगों ने भी किया, किसान तो करवे करेगा। उसके बाद पत्रकार भी साथ देता था, किसका, किसान का साथ देता था, पीछे पड़े हैं, तो इसलिए सब क्या, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि नील की खेती बंद कर दी जाए, यह किस रिपोर्ट में कहा गया, क्या नील की खेती को बंद कर दिया जाए, किस रिपोर्ट में कहा गया, तो इंडिगो कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि नील की खेती को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। यह लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्या चीज़ जाके कमेंट भी कर दिए, क्या चीज़ कैसा लगा वीडियो आपको देखकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिगो कमीशन किस वर्ष गठित किया गया हुआ, यानी इंडिगो कमीशन किस वर्ष गठित किया गया, तो इंडिगो जो है कि 1880 में गठित किया गया, इंडिगो 1880 में गठित किया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 31 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में 31 क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।